नमस्कार साथियों, मैं धर्मराज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर। आज का हमारा टॉपिक है संविधान का संशोधन यानी कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। साथियों, संविधान को जीवित दस्तावेज भी कहा जाता है क्योंकि समय के अनुसार इसे बदला जा सकता है। ऐसा होता है संविधान संशोधन के माध्यम से। दोस्तों, भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून व्यवस्था है। इसमें सरकार के ढांचे, शक्तियाँ, नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता के प्रावधान हैं। लेकिन समय के साथ जब समाज में बदलाव आता है तो संविधान को भी उसी अनुरूप ढालना पड़ता है। इसी प्रक्रिया को संविधान का संशोधन कहते हैं। हालांकि इसकी संशोधन प्रक्रिया ब्रिटेन के समान आसान अथवा अमेरिका के समान अत्यधिक कठिन नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो भारतीय संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर है, यद्यपि यह दोनों का सम्मिश्रण है। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। संसद अपनी इस संशोधन की शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी उपबंध का विस्तार कर सकती है, उसमें परिवर्तन कर सकती है या उपबंध को हटा सकती है यानी कि रिपेल कर सकती है। हालांकि संसद संविधान के मूल ढांचे में कोई बदलाव या संशोधन नहीं कर सकती है। यह व्यवस्था जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा केशवानंद भारती मामले में 1973 में यह व्यवस्था की थी कि संविधान के मूल ढांचे में कोई बदलाव या संशोधन संसद जो है नहीं कर सकती है। संसद जो है संविधान के मूल ढांचे में कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं कर सकती है। ऐसा जो है ये मामला था केशवानंद भारती बनाम का। अब देखते हैं संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। संविधान में संशोधन की आवश्यकता, संशोधन जो है कुछ कारणों से की जाती है, जिनमें कि 2-3 पॉइंट को देखते हैं। जैसे कि अगर सामाजिक बदलाव होता है तो उस कारण भी संविधान में संशोधन किया जाता है। फिर न्यायपालिका के निर्णयों के कारण भी संविधान में संशोधन किया जा सकता है। साथ ही राजनीति एवं प्रशासन के जरूरतों के कारण भी संविधान में संशोधन किया जा सकता है। नई तकनीक हो, वैश्वीकरण का हो मामला और फिर आर्थिक परिवर्तन के कारण भी संविधान के प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है, ताकि संविधान को, जैसे कि मैंने कहा कि संविधान जो है जीवंत दस्तावेज है, तो उसी अनुरूप मतलब समाज के साथ चलने के प्रोसेस में संशोधन किया जाता है। साथ ही हम मूल अधिकारों की रक्षा के लिए भी समय समय पर संशोधन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि संशोधन की प्रक्रिया क्या है। संशोधन की प्रक्रिया जो है 3 प्रोसेस से किया जाता है। पहला है साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है, फिर है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है, फिर है विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। साधारणतः जो है संविधान में संशोधन की 3 विधियां ही या तरीका ही बताई गई है, लेकिन अनुच्छेद 368 में सिर्फ 2 विधियों का जिक्र किया गया है। पहला है संसद के विशेष बहुमत द्वारा। ये अनुच्छेद 368 के अनुसार 2 ही संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, इसमें कि है विशेष बहुमत द्वारा और दूसरा है विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की सहमति आवश्यक है यानी स्वीकृति आवश्यक है। जबकि तीसरे का जिक्र जो है अनुच्छेद 368 में इसका जिक्र जो है नहीं किया गया है। साधारण बहुमत के माध्यम से संशोधन का जो है जिक्र अनुच्छेद 368 में नहीं किया गया है। चलिए एक एक करके सबका विश्लेषण करते हैं। साधारण बहुमत द्वारा यानी बाय सिंपल मेजोरिटी, संविधान के अनेक उपबंध यानी प्रोविजन संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत यानी कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले आधे से अधिक सांसद का बहुमत होना चाहिए। तो साधारण बहुमत के लिए उपस्थित एवं मतदान करने वाले आधे से अधिक सांसद के बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। यह प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर है, यानी कि इसका उल्लेख 368 में नहीं किया गया है। तो आप सीधा सा याद रखेंगे, संसद के दोनों सदनों द्वारा जो उपस्थित हैं एवं मतदान में जो भाग ले रहे हैं उसके आधे से अधिक सांसद के बहुमत आवश्यक हैं। तो हम साधारण बहुमत द्वारा उस विधेयक को पारित कर देते हैं संसद में। तो कौन कौन से विषय हैं जो कि इस प्रावधान के थ्रू उसका संशोधन कर सकते हैं। तो इसमें पहला है संशोधन किए जाने वाले विषय में नए राज्यों का प्रवेश या गठन। संसद अगर चाहे तो किसी नए राज्य को भारत के सीमा क्षेत्र में प्रवेश कर सकती है या फिर नए राज्यों का गठन कर सकती है। तो वह साधारण बहुमत के माध्यम से उसको हम ऐसा कानून बना सकते हैं। दूसरा है नए राज्यों का निर्माण और क्षेत्र एवं सीमाओं का नाम में परिवर्तन।
नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं, उसकी सीमा में भी हम बदलाव कर सकते हैं, या फिर संबंधित राज्य के नाम में परिवर्तन हम कर सकते हैं, वो भी साधारण बहुमत के माध्यम से। दूसरी अनुसूची के विषय पर, जिसमें कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महाधिवक्ता इत्यादि का जो उल्लेख किया गया है, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय सबका जो है, तो उस दूसरी अनुसूची के विषय पर भी हम साधारण बहुमत के माध्यम से संशोधन कर सकते हैं। फिर सांसद के वेतन एवं भत्ते को भी हम इसी प्रोसेस से संशोधन कर सकते हैं। फिर संसद की घनपूर्ति के विषय में भी संशोधन कर सकते हैं। हम जानते हैं कि संसद में जो है मतलब संसद का जो कार्य शुरू करने के लिए 1/10 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होती है, तो उसके सदस्यों में बदलाव या कोई भी संशोधन करना हो संसद के घनपूर्ति के संबंध में तो साधारण बहुमत के माध्यम से हम संशोधन कर सकते हैं। फिर राजभाषा का प्रयोग को लेकर भी हम साधारण बहुमत के माध्यम से ही संशोधन करके नए कानून को बना सकते हैं। साथ ही नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति, तो नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति को लेकर भी हम साधारण बहुमत के माध्यम से संशोधन कर सकते हैं, जो कि भाग 2 में इसका जिक्र किया गया है। कौन से अनुच्छेद में? तो 5 से 11 के बीच जो है नागरिकता का उल्लेख किया गया है, तो उसमें परिवर्तन हम कर सकते हैं, या फिर किसी के नागरिकता को समाप्ति को लेकर भी बदलाव कर सकते हैं नियमों में। फिर 5वीं अनुसूची एवं 6ठी अनुसूची के विषयों पर भी इसी साधारण बहुमत के माध्यम से हम संशोधन कर सकते हैं। चलिए अगला क्या है? संसद के विशेष बहुमत द्वारा। संसद के विशेष बहुमत द्वारा यानी बाय स्पेशल मेजोरिटी। इसका जिक्र जो है संविधान के अनुच्छेद 368 में इस प्रोसेस का जिक्र है। साथ ही इस प्रोसेस का भी विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की स्वीकृति, ये दो का ही 368 यानी संविधान का संशोधन जो कहता है, तो ये दो प्रोसेस की बात करता है। तो संविधान के ज़्यादातर उपबंध यानी प्रोविज़न का संशोधन जो है संसद के विशेष बहुमत द्वारा ही किया जाता है। अर्थात विशेष बहुमत क्या है? प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, इसको 38% से अधिक रखा गया है। यानी कि सदन के कुल सदस्यों का बहुमत यानी सदन के सदस्यों की कुल संख्या, इसमें जो है रिक्तियां एवं अब्सेंट दोनों शामिल होता है, यानी अनुपस्थिति और रिक्ति दोनों शामिल होता है। और याद रखेंगे प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, फिर सदस्यों के कुल संख्या जिसमें कि रिक्ति और अनुपस्थिति दोनों शामिल होता है। साथ ही प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान सदस्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक होता है। तो आप दो बातें याद रखेंगे, कुल सदस्यों का बहुमत, साथ ही उपस्थित एवं मतदान के सदस्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक होता है। तो यहाँ दो बातें आई। पहला है कुल सदस्यों का बहुमत। मान लीजिए कि राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं। कितना सदस्य? कुल सदस्य संख्या तो 245 सदस्य है, जिसमें कि हम मान लिए कि जिस दिन संशोधन का प्रोसेस शुरू हो रहा है उस दिन जो है 210 सदस्य उपस्थित है। कितने सदस्य हैं उपस्थित 210 सदस्य जो हैं उपस्थित है, और 200 सदस्य जो है वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। तो वोटिंग में हिस्सा कितना लेते हैं? 200 सदस्य वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। अब दो बातें कही गई है इसमें। पहला है कि कुल सदस्यों का बहुमत, तो कुल सदस्यों का बहुमत, तो कुल सदस्यों का बहुमत कितना है? यानी 245 का आधा, 245 का अगर आधा करें और प्लस इसमें 1 जोड़ दें तो यह बहुमत हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? 223 सदस्य हो जाएगा। कम से कम 223 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। साथ ही अब दूसरा प्रोसेस क्या था? 2/3 सदस्यों का बहुमत, यानी वोटिंग 2/3 सदस्यों का जो वोटिंग होगा, 2/3 वोटिंग सदस्य जो होंगे उसको कैसे निकालेंगे? हम देख लिए थे कि 200 सदस्य जो है वोटिंग में हिस्सा लेते हैं, तो 200 का 2/3, 200 का 2/3 करें तो कितना होता है? 133.33 तो इतना सदस्य होता है। लेकिन इसको हम राउंड फिगर में लिखें तो कितना हो जाएगा? 134 सदस्य। कितना हो जाएगा?
134 सदस्य, यानी 134 सदस्यों का अगर समर्थन प्राप्त होता है तो वह विशेष बहुमत के द्वारा उस विधेयक को या उस बिल को पारित कर दिया जाएगा संसद में। ऐसा जो है प्रत्येक सदन में यही प्रोसेस अपनाना होगा। तो कौन कौन से विषय हैं जो इस प्रोसेस के द्वारा संशोधित किए जाते हैं? तो इसमें पहला है मूल अधिकारों के संदर्भ में विषय जो होते हैं इस संशोधन के माध्यम से, विशेष बहुमत के माध्यम से पारित किया जाता है। हालांकि ये थोड़ा मतलब साधारण बहुमत की अपेक्षा ये जो है विशेष बहुमत को थोड़ा सा टफ बनाया गया है ताकि दोनों सदनों में विचार हो सके। इस वजह से इसको थोड़ा सा टफ बनाया गया है संशोधन की प्रक्रिया को, क्योंकि इसमें मूल विषय रखे गए, जैसे मूल अधिकारों के संदर्भ में। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन करना हो तो इसी प्रोसेस से कर सकते हैं। फिर राष्ट्रपति के महाभियोग यानी इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट पर अगर संशोधन करना हो तो इसी प्रोसेस के माध्यम से। फिर संविधान में अगर संशोधन करना हो, उस प्रोसेस पे कोई संशोधन करना हो तो इसी प्रोसेस के माध्यम से। फिर राज्यसभा जो है ऑल इंडिया सर्विस बनाने के लिए जो प्रस्ताव पास करता है आर्टिकल 312 के अनुसार, 312 में जो संशोधन है इसी प्रोसेस के माध्यम से कर सकते हैं। अब देखते हैं संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की स्वीकृति, ये संशोधन प्रक्रिया क्या कहता है। तो संघ के ढांचे से संबंधित संविधान के उपबंधों को संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। यानी संघ के ढांचे से संबंधित कोई संविधान के उपबंध हैं तो संसद के विशेष बहुमत के द्वारा संशोधित किया जा सकता है, लेकिन उसमें जो है आवश्यक है कि आधे राज्यों के विधानमंडल में साधारण बहुमत के माध्यम से उस बिल को मंजूरी दी गई हो। यानी जो भी बिल है उस पर विशेष बहुमत के साथ पारित हो, साथ ही भारत के आधे राज्यों से उसको, आधे राज्यों के विधानमंडल से उसको स्वीकृति मिलनी आवश्यक है। यानी कि भारत में 28 राज्य हैं तो उसमें 14 राज्यों की मंजूरी मिल जानी चाहिए तो औपचारिकता पूरी हो जाती है। विधेयक को स्वीकृति देने के लिए राज्यों के लिए जो है कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यानी कि जो विधेयक है पास करने के लिए राज्यों के पास कोई समय सीमा नहीं दिया गया कि आप 5 महीने में इसको पारित कर दीजिए या फिर आप 3 महीने में पारित कर दीजिए, तो उसकी समय सीमा जो है निर्धारित नहीं की गई है। तो अब बात याद रखेंगे, संसद के विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों के विधानमंडल में जो है साधारण बहुमत से पास होता है। विधानमंडल में साधारण बहुमत, मैंने साधारण बहुमत यहाँ समझाया आपको। तो विधानमंडल में वो विधेयक जो है मतलब आधे से अधिक राज्यों या आधे राज्यों में जो है आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल में साधारण बहुमत द्वारा वह विधेयक पास होना चाहिए, तो वह विधेयक जो है कानून बन जाएगा। तो इसमें कौन कौन से उपबंध जो संशोधित किए जा सकते हैं? तो इसमें पहला है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं निर्वाचन की प्रक्रिया जो है इस प्रोसेस से उसका संशोधन किया जा सकता है। साथ ही केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार जो है इसी प्रोसेस से किया जा सकता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के विषय पर जो अगर कोई कानून नियम में परिवर्तन करना हो तो इस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। ये भी अनुच्छेद 368 में इसका जिक्र किया गया है, समझे। अगला है केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन। उसके बाद है 7वीं अनुसूची के विषय पर अगर कोई परिवर्तन करना हो, जैसे संघ सूची हो, राज्य सूची हो या समवर्ती सूची हो, तो उसमें भी परिवर्तन करना हो तो, या फिर कोई नए विषय को जोड़ना हो, नए मतलब दिए गए विषय में से किसी विषय को हटाना हो, तो वो भी इसी प्रोसेस के माध्यम से किया जा सकता है। फिर अगला है संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को लेकर भी अगर कोई मामला हो तो यही प्रोसेस अपनाना होता है। फिर है स्वयं अनुच्छेद 368 में भी संशोधन जो है इसी विधि के तहत किया जाता है। तो ये 3 प्रोसेस था जिसमें साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों या आधे राज्यों के विधानमंडल से मंजूरी। तो ये 3 प्रोसेस संविधान के संशोधन से रिलेटेड था। साथियों, अगर आपसे कोई पूछ ले कि अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं तो आप कहेंगे अब तक जो है मार्च 2025 तक भारत में 105 संविधान संशोधन पारित हो चुके हैं, जिसमें कि पहला जो है 1951 में हुआ था और नवीनतम संविधान संशोधन जो है 105वां संविधान संशोधन जो 2021 में हुआ, यह जो है ओबीसी सूची से संबंधित था। कुछ प्रमुख संविधान संशोधन की बात करें तो पहला संविधान संशोधन 1951 है जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीमा लगाई गई थी, जैसे कि संपत्ति अधिग्रहण कानून लाया गया था। फिर प्रिवी पर्स काउंसिल को समाप्त इसी संशोधन के माध्यम से किया गया था। अगला बात करें तो 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसमें जो है धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़ा गया था।
अगला 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, जिसमें कि आपातकाल के अधिग्रहणों में बदलाव किया गया था। फिर 52वां संविधान संशोधन 1985 की बात करें तो दल बदल विरोधी कानून लाया गया था, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ इसी संशोधन के माध्यम से लाया गया था। प्राय एग्जाम में कभी न कभी पूछा जाता है 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1985 एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोधी कानून था। 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, जिसमें पंचायती राज एवं नगरपालिका व्यवस्था की स्थापना की गई थी। 73वां पंचायती राज, 74वां नगरपालिका व्यवस्था। कब? 1992 ईस्वी में। कहीं 1992 की जगह 93 भी दे देता है, तो आप कंफ्यूज ना होंगे। फिर 101वां संविधान संशोधन जो 2016 में हुआ था, जिसमें जीएसटी लागू किया गया था। 2016 याद रखेंगे, 101वां जीएसटी। फिर 103वां संविधान संशोधन जो 2019 में हुआ था, जिसमें कि सामान्य वर्ग को 10% का आरक्षण दिया गया था। 103वां 2019 10% का आरक्षण सामान्य वर्ग को। 105वां संविधान संशोधन 2021 में लाया गया था, जिसमें राज्यों को अपनी ओबीसी सूची तय करने का अधिकार दिया गया था। तो ये था मुख्य अनुच्छेद। आपको अगर ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नीचे कमेंट में हमें बताएं कि अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।